हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। तो करते हैं स्टार्ट आज का सेशन। आज के जो क्वेश्चंस हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में से नहीं हैं, मिक्स्ड हैं। लिटरेचर के क्वेश्चंस भी हैं, टीचिंग ऑफ इंग्लिश के भी हैं, फोनेटिक्स के भी हैं। ठीक है, जैसा आप में से कई लोग कह रहे थे, तो आज इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन जो है, इसमें एक छोटा सा पोएम का एक्सट्रैक्ट है ना। अब पोएम के एक्सट्रैक्ट में से क्वेश्चंस आपके जो है ना वो लिटरेचर वाले पार्ट में से बनेंगे। उसमें या तो आपसे फिगर ऑफ स्पीच पूछ लेगा, राइम स्कीम पूछ लेगा, यही है। अनसीन पोएम में से जो क्वेश्चंस बनने हैं या तो राइम स्कीम के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, या उसमें अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच। अब फिगर्स ऑफ स्पीच भी आप देखोगे इंग्लिश में, लिटरेचर में बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, लेकिन उनमें से हमारे सिलेबस में कौन से हैं? हमारे सिलेबस में सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, अलिट्रेशन है और एसोनेंस है, 5। तो इन 5 फिगर्स ऑफ स्पीच पर बेस्ड क्वेश्चंस ही हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काइज एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट मीट इन हर एस्पेक्ट एंड हर आइज दस मलोड टू दैट टेंडर लाइट विच हेवन टू गॉड इट डिनाइज। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, देखो ये पोएम का जो क्वेश्चन है, पोएम वाला क्वेश्चन, ये अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना क्वेश्चन देख के थोड़ा घबरा जाते हैं। ये पोएम हमने पहले कभी पढ़ी नहीं थी, है ना। अब कोई ज़रूरी नहीं कि जो पोएम या पोएम का जो एक्सट्रैक्ट आपको दिया है क्वेश्चन में वो आपने पहले कभी पढ़ रखा हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। आप क्वेश्चन को देखो, पूरी पोएम, पूरा एक्सट्रैक्ट, वो सारी लाइंस आपको समझ में नहीं आ रही हैं, कोई बात नहीं, है ना। क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है उसके ऊपर फोकस करो। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, पहला क्वेश्चन, द राइम स्कीम ऑफ द अबव स्टेंजा इज। ऊपर जो स्टेंजा दिया है इसकी राइम स्कीम क्या है? बस सवाल सिर्फ आपसे राइम स्कीम पूछ रहा है। राइम स्कीम निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है ना। राइम स्कीम ए बी, है ना, ए बी सी, इस तरह से। मतलब क्या होता है इसमें, फोनेटिक्स हमने पढ़ रखा है अच्छे से, तो जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है उसको हमें पढ़ना है। वी हैव टू रीड द लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट लाइन। ठीक है, फिर उसके साथ राइम करने वाले जितने भी वर्ड्स हैं, अब जैसे देखो इसमें फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है नाइट, है ना, तो नाइट के लिए हम एक लेटर इसको दे देते हैं ए। अब इंग्लिश में ऐसे कई वर्ड्स हैं जो नाइट के साथ राइम करेंगे, जैसे साइट, SIGHT, है ना, जैसे ब्राइट, BRIGHT, जैसे टाइट, TIGHT। तो ये सारे राइमिंग वर्ड्स हैं। अब जहां जहां आगे लाइंस में जहां जहां नाइट के साथ राइम करता हुआ वर्ड आएगा वहां हम उसके आगे लेटर लिखते रहेंगे ए, है ना। तो ये हुआ ए। अब आप देखिए सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है स्काईज। स्काईज और नाइट में कोई राइम नहीं बन रही, तो इसको हम एक दूसरा लेटर दे देते हैं बी। ये हो गया AB। ठीक है, थर्ड लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो है ब्राइट। नाउ ब्राइट राइम्स विद नाइट। ब्राइट और नाइट ये आपस में राइम करने वाले वर्ड्स हैं, है ना। तो ब्राइट के लिए भी वही लेटर होगा हमारे पास जो नाइट के लिए था, A। फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड देखिए आप, आईज। नाउ आईज राइम्स विद स्काईज, है ना। जो सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है स्काईज, जिसको आपने लेटर दिया है बी, तो ये जो वर्ड है आईज, ये स्काईज के साथ राइम कर रहा है, तो ये हो गया AB। आगे बढ़ते हैं, लाइट। फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है लाइट। नाउ लाइट राइम्स विथ नाइट एंड ब्राइट, तो ये फिर से क्या हो गया A। सिक्स्थ लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो है डिनाइज। नाउ डिनाइज एंड स्काईज एंड आईज दे आर राइमिंग वर्ड्स, तो एक बार फिर से क्या हो गया B। ये हो गया AB। मतलब इस स्टेंजा की जो राइम स्कीम है वो है AB। तो आप देख लीजिए 4 ऑप्शंस में से AB। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो राइम स्कीम का सवाल तो इस तरह का बड़ा आसान सवाल होता है। ठीक है, एक तरह से मुफ्त के नंबर देने के लिए होता है, कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, बस वर्ड्स को पढ़कर और आप राइम स्कीम उसकी बता सकते हो। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट हैज कंपेयर्ड द वुमन्स ब्यूटी टू। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन जो है ना वो पोएम के मीनिंग में से पूछ लिया जाता है। आमतौर पे जो सवाल आते हैं वो या तो राइम स्कीम के क्वेश्चन होता है या फिगर ऑफ स्पीच पूछता है कि सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, पर्टिकुलर लाइन जो है उस एक्सट्रैक्ट में से निकाल के पूछ लेगा आपसे कि ये वाली लाइन बताओ सिमिली का एग्जाम्पल है या पर्सोनिफिकेशन का। ठीक है, अब ये जो सवाल है ये फिगर ऑफ स्पीच पे नहीं पूछा है, ये तो मीनिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है आपसे कि पोएट ने उस
वुमन की ब्यूटी की तुलना किससे की है? पढ़ते हैं वापस। शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काइज, है ना। तो उसने उस महिला की तुलना की है नाइट से, उसकी ब्यूटी की तुलना रात की सुंदरता से की है। लाइक का यूज किया है, सिमिली का एग्जाम्पल है। सिमिली में क्या होता है? सिमिली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, दो डिफरेंट चीजों को कंपेयर करते हैं लाइक और एज की मदद से। लाइक और एज की मदद से अगर आप दो अलग तरह की चीजों की तुलना करते हो तो दैट इज कॉल्ड सिमिली, है ना। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच नहीं पूछा है, सीधा सा सवाल है कि उसने वुमन की ब्यूटी को कंपेयर किया है किसके साथ? नाइट के साथ। तो इतना पढ़कर तो हमें समझ में आ ही जाता है आसानी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द नाइट। तो बिल्कुल भी देखो, ये पोएम वाले क्वेश्चंस जो हैं इनको लेके बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी पोएम, पूरा एक्सट्रैक्ट आपको समझ में आए ये भी जरूरी नहीं है, आपको तो बस उसको पढ़कर क्वेश्चन का आंसर देना आना चाहिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद में। शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काइज। नाउ दीज लाइन्स आर एन एग्जांपल ऑफ। अब ये सवाल पूछ रहा है फिगर ऑफ स्पीच का। अब ये पूछ रहा है आपसे कि ये जो दो पंक्तियां हैं ये इनमें से किस फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है? पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो लाइक दिख जाता है ना, लाइक और एज, तो अपने आप सबसे पहले माइंड में यही चीज आती है, सिमिली है। किसी लाइन में, किसी पोएम की लाइन में दो चीजों को कंपेयर करने के लिए पोएट ने यदि लाइक का या एज का यूज किया हो तो हमारे माइंड में सबसे पहले कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आता है? सिमिली, है ना। अब जरूरी नहीं कि हर बार लाइक और एज सिमिली के लिए ही यूज हुआ हो, कभी कभी लाइक और एज होते हैं लेकिन फिर भी वो सिमिली का एग्जाम्पल नहीं होता। लेकिन ये तो है क्योंकि इसमें उसकी ब्यूटी को नाइट की ब्यूटी से कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काइज, तो ये सिमिली है बाकायदा। बी इसका आंसर होगा। मेटाफर एक अलग तरह का कंपैरिजन होता है। मेटाफर में क्या होता है कि दो चीजों को कंपेयर तो करते हैं लेकिन लाइक और एज का यूज नहीं करते। इन अ मेटाफर यू कंपेयर टू थिंग्स विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। सीधा लाइक और एज के बगैर अगर दो चीजों की तुलना करनी हो तो उसको मेटाफर कहते हैं, है ना। तो ये मेटाफर नहीं है, ना ही ये पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन में तो क्या होता है, निर्जीव को सजीव बनाकर दिखाते हैं, मानवीकरण करते हैं उसका। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बी इसका आंसर है, ऑप्शन बी। ये भी क्वेश्चन लिटरेचर वाले पार्ट में से है। इंट्रोडक्शन ऑफ अ कॉमिक सीन इन अ सीरियस प्ले इज कॉल्ड व्हाट? सीरियस प्ले क्या होता है? हाँ, ड्रामा। अपने सिलेबस में है ना ड्रामा, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में ड्रामा, सोनेट, एलिजी, ये चीजें हैं आपके सिलेबस में। तो ड्रामा, जब आप ड्रामा की बात करते हो तो ड्रामा से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जिन पे सवाल आ सकते हैं एग्जाम में। जैसे ड्रामा के टाइप्स को लेके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। ड्रामा के दो मेन टाइप्स हैं, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। एक होता है ट्रेजेडी, दूसरा होता है कॉमेडी, है ना। तो ट्रेजेडी इज अ सीरियस प्ले। ट्रेजेडी जो होता है वो किस टाइप का प्ले होता है? ट्रेजेडी इज अ सीरियस प्ले, हाँ, जिसकी हैप्पी एंडिंग नहीं होती। ऐसा प्ले जिसकी एंडिंग हैप्पी ना हो, सैड एंडिंग हो, जिसमें प्ले के हीरो की एंड में डेथ हो जाए, ठीक है, उसका ऐसा दुखांत नाटक जो है उसको इंग्लिश में ट्रेजेडी कहते हैं, है ना। तो ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि अगर आपका प्ले ट्रेजेडी है लेकिन उसमें बीच में कॉमेडी का एक सीन इंसर्ट कर दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? देखो, ट्रेजेडी प्ले जो होता है इट रन्स वेरी हाई ऑन इमोशंस। उसमें क्या होता है कि हम जो ऑडियंस हैं वो इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। हीरो की जो हालत होती है एंड में, उसको देख करके मन में जो है ना हीरो के प्रति एक सिंपैथी, सहानुभूति का एक भाव आता है। तो ऐसे ऐसे सीन्स दिखाए जाते हैं उसमें जो ऑडियंस को इमोशनल कर देते हैं, है ना। तो उससे ऑडियंस को बाहर निकालने के लिए कभी कभी क्या होता है कि ट्रेजेडी प्ले में एक आधा सीन कॉमेडी का डाल दिया जाता है। प्ले तो ट्रेजेडी ही है लेकिन बीच में एक सीन कॉमेडी का डाल दिया, थोड़ा उसका माहौल बदलने के लिए। तो उसको कॉमिक रिलीफ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कॉमिक रिलीफ। कॉमिक रिलीफ। रिलीफ माने राहत,
तो ट्रेजेडी का जो पेन है, ट्रेजेडी देखने से जो पेन होता है, जो इमोशनल है ना, उससे राहत रिलीफ देने के लिए एक सीन कॉमेडी का डाल देते हैं जिसको कॉमिक रिलीफ कहते हैं। ऑप्शन बी कॉमिक रिलीफ इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन सी कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स तो एक टाइप की कॉमेडी है, कॉमेडी का एक प्रकार है, ठीक है, ये इसका आंसर नहीं है। हाई कॉमेडी भी कॉमेडी का एक टाइप है, कॉमेडी दो टाइप की होती है, हाई कॉमेडी और लो कॉमेडी, है ना। हाई कॉमेडी वो होती है जिसमें जो है सैटायर होता है, जिसमें मतलब ह्यूमर पैदा किया जाता है, ऑडियंस जो है ना वो उनके इंटेलेक्ट को अपील करती है, वो डायलॉग को सुनकर समझकर फिर हंसते हैं। लो कॉमेडी जो है, लो कॉमेडी में हरकतों से, जेस्चर्स की मदद से, है ना, या इस तरह की बात करके जिसको सुनकर तुरंत ऑडियंस को हंसी आ जाए, ऐसी कॉमेडी को लो कॉमेडी कहते हैं। लो कॉमेडी एंड हाई कॉमेडी आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमेडी। कॉन्फ्लिक्ट एक ड्रामा डिवाइस है, कॉन्फ्लिक्ट एक एलिमेंट है बेसिकली देखा जाए तो। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टकराव, संघर्ष, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट के बिना कहानी आगे बढ़ती ही नहीं है, कहानी में कॉन्फ्लिक्ट का होना जरूरी है, लेकिन हमारे इस सवाल का जवाब कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है कॉमिक रिलीफ, ऑप्शन बी। इन अ पेस्ट्रल एलिजी, पेस्ट्रल एलिजी क्या होती है? पेस्ट्रल एलिजी बेसिकली एक एलिजी है। अब एलिजी क्या होती है? एलिजी एक ऐसी पोएम होती है जिसमें किसी की डेथ पर पोएट जो है वो किसी की डेथ पर जो है अफसोस करने के लिए, दुख जाहिर करने के लिए उस कविता को लिखता है, तो ऐसी कविता को एलिजी कहते हैं। हिंदी में उसको हम शोक कविता या शोक गीत कहते हैं। एलिजी के भी टाइप्स हो सकते हैं, तो एक टाइप की एलिजी है जिसको पेस्ट्रल एलिजी कहा जाता है। पेस्ट्रल एलिजी में क्या होता है कि शेपर्ड, शेपर्ड कौन होता है? शेपर्ड, गडरिया, चरवाहा, है ना। इसमें यह मान लिया जाता है कि जो मरने वाला व्यक्ति है वो एक शेपर्ड था, और जो कविता लिख रहा है, जो पोएम लिख रहा है, वो भी एक शेपर्ड है। मतलब एक शेपर्ड अपने साथी शेपर्ड की डेथ पर शोक व्यक्त करता है। ऐसी पोएम, ऐसी एलिजी जिसमें एक शेपर्ड अपने साथी शेपर्ड की डेथ पर अफसोस जाहिर करे, उसको पेस्ट्रल एलिजी कहते हैं। अब वो दोनों लोग शेपर्ड होते नहीं हैं, तो पोएट्स जो होते हैं वो तो पोएट्स ही होते हैं, दे आर नॉट शेपर्ड्स, लेकिन वो खुद को और मरने वाले को शेपर्ड मान लेता है ना। तो देखिए, द पोएट क्रिटिसाइजेस द डेड पर्सन। पेस्ट्रल एलिजी में पोएट जो है डेड पर्सन को क्रिटिसाइज करता है, उसकी आलोचना करता है। नहीं, द पोएट डजंट मोर्न द डेथ ऑफ अ शेपर्ड। पोएट जो है किसी शेपर्ड की डेथ को मोर्न नहीं करता। मोर्न करना मतलब उस पर शोक करना, अफसोस करना, ये भी गलत है। द पोएट एंड द डेड पर्सन आर डिपिक्टेड एज एनिमीज, कि कवि और मरने वाला व्यक्ति दोनों दुश्मन बताए जाते हैं एक दूसरे के। नहीं, ऑप्शन ए, द पोएट एंड द डेड पर्सन आर डिपिक्टेड एज शेपर्ड्स। कवि और मरने वाला व्यक्ति दोनों शेपर्ड्स हैं ऐसा बताया जाता है। बोथ आर डिपिक्टेड एज शेपर्ड्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। In a pastoral elegy, the poet and the dead person are depicted as shepherds. Next question. Which of the following is true? इनमें से क्या सही है? अब ये आपका वो फोनेटिक्स वाला पार्ट है, उसमें से क्वेश्चन पूछा है ये। Plosive sounds are formed by means of complete closure of air passage which is released suddenly. Plosive sound जो होता है, consonant sounds जो होता है ना, consonant sounds 24 होते हैं, उनमें से 6 sounds हैं जिनको plosives कहा जाता है। मैंने बताया था उस दिन वो जो phonetics वाले क्वेश्चन जब हम ले रहे थे, there are 6 plosives. Plosives कितने हैं? 6। अब ये कह रहा है कि plosive sounds का formation कैसे होता है, बनते कैसे हैं? तो they are formed by means of complete closure of air passage, है ना। मुंह से प्लोजिव साउंड तब प्रोड्यूस होता है जब एयर का पैसेज, एयर के बाहर निकलने का जो रास्ता है उसको एक बार पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है और फिर सडनली उसको ओपन करते हैं जिससे कि एयर रिलीज हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही है। प और ब जैसे जो साउंड हैं वो ऐसे ही प्रोड्यूस होते हैं। प, ब, ट, ड, क, ग, ये 6 प्लोजिव साउंड्स हैं, है ना। तो ये ऑप्शन ए में जो बात कही है बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी कह रहा है प्लोजिव कॉन्सोनेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्टॉप कॉन्सोनेंट्स। प्लोजिव कॉन्सोनेंट्स को स्टॉप कॉन्सोनेंट्स भी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है।
स्टॉप कॉन्सोनेंट्स कहो, प्लोजिव कॉन्सोनेंट्स कहो, एक ही बात है। इंग्लिश हैज 6 प्लोजिव कॉन्सोनेंट्स, इंग्लिश में 6 प्लोजिव्स होते हैं, ये भी सही है। इसका मतलब तीनों ही बातें सही हैं, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। तो फोनेटिक्स वाले पार्ट में से सवाल इस तरह के भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो साउंड और सिंबल वाला ही सवाल आए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड साउंड इन द फॉलोइंग वर्ड। वर्ड दे रखा है, वर्ड में एक पार्ट को अंडरलाइन करके आपसे पूछ रहा है कि ये वाला जो साउंड है ये इनमें से किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाए। इसके लिए फोनेटिक सिंबल कौन सा है? नॉइज, वर्ड है NOISE, नॉइज। हाँ, नॉइज में SE, नॉइज। तो नॉइज का जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है ना वो ये है, नॉइज, ये वाला साउंड है, ज वाला, ज, नॉइज, है ना, नॉइज, ऑप्शन ए। स नहीं है, नॉइस नहीं है, इट्स नॉट नॉइस, इट्स नॉइज। तो ए, ज वाला साउंड, फ्रिकेटिव साउंड, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग ऑफ इंग्लिश वाले पार्ट में से फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ पूछा जा रहा है सवाल में। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हैपन्स, मतलब इनमें से फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में कौन सी बात सही है? पहला, इट हैपन्स एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन पीरियड। सही है क्या ये? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड में होता है क्या? नहीं होता। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को हिंदी में कहते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन, और जो समेटिव इवैल्यूएशन है उसको बोलते हैं योगात्मक मूल्यांकन। तो कोर्स खत्म होने के बाद, पढ़ाने के बाद जो इवैल्यूएशन होता है वो समेटिव है, पढ़ाने के दौरान जो इवैल्यूएशन होता है वो फॉर्मेटिव है। तो पहली बात जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में कही है ये गलत नहीं है। एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन पीरियड ये गलत है। इंस्ट्रक्शन पीरियड मतलब वो टीचिंग का पीरियड, पढ़ाने की अवधि, जो पढ़ाना था वो पढ़ा चुके, उसके बाद जो इवैल्यूएशन करते हैं वो समेटिव इवैल्यूएशन है, फॉर्मेटिव नहीं है। इट इज नॉट यूज्ड फॉर ग्रेडिंग, ये बात सही है। ग्रेडिंग मतलब ग्रेड्स देना, स्टूडेंट को ग्रेड्स देना। स्टूडेंट का टेस्ट लेते हैं, एग्जाम लेते हैं, उसके बाद उसको ग्रेड देते हैं ना, ABCD, किस आधार पर देते हैं? बच्चे की उसकी जो ग्रेडिंग है वो किस आधार पर होती है? एग्जाम में उसका परफॉर्मेंस देख के होती है ना। तो समेटिव इवैल्यूएशन जो है ना वो ग्रेडिंग के लिए होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ग्रेडिंग के लिए नहीं होता। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन डायग्नोस्टिक होता है, हाँ, करेक्टिव होता है, सुधारात्मक होता है। अगर कोई कमी पेशी है पढ़ाने में तो तुरंत पकड़ में आ जाए ताकि उसको समय रहते दूर कर सकें, इसलिए होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। समेटिव इवैल्यूएशन जो है वो होता है ग्रेडिंग के लिए, इट इज़ यूज्ड टू असाइन ग्रेड्स। तो ये वाली बात तो सही है। और ऑप्शन सी कह रहा है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज ऑलवेज अनप्लैन्ड, हमेशा अनप्लैन्ड होता है। ये बात सही नहीं है, हमेशा अनप्लैन्ड होता है ऐसा तो नहीं है। हाँ, कभी कभी आप ऐसे मतलब यूं रैंडमली क्वेश्चन क्लास में पूछ सकते हो, वो एक अलग बात है, लेकिन हमेशा ये अनप्लैन्ड नहीं होता, ये वाली बात गलत है। तो ऑप्शन बी जो कह रहा है वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में सही है। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE जिसको बोलते हैं, CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में इनमें से क्या सही है? ऑप्शन ए, इट मेक्स द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अ लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी। लर्नर सेंटर्ड मतलब वही जिसको कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड, छात्र केंद्रित, बाल केंद्रित। तो टीचिंग जो है, टीचिंग लर्निंग कैसी होनी चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए ना, होनी चाहिए, टीचर सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। टीचिंग हमेशा जो है लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए, है ना। तो CCE जो है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं
व्यापक मूल्यांकन जिसको बोलते हैं, उसका एक एम ये है कि इवैल्यूएशन लगातार चलता रहे, ठीक है, और हर पहलू को कवर करे ताकि बच्चों की लर्निंग जो है वो अच्छे से हो और जो लर्निंग है, जो टीचिंग है, वो लर्नर सेंटर्ड हो। तो ये वाली बात तो सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि CCE डज नॉट कंसिडर बोथ द स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट्स। ये वाली बात देखो सही नहीं है। स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक, देखो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक, समग्र, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। समग्र मूल्यांकन का मतलब क्या? इवैल्यूएशन अगर कॉम्प्रिहेंसिव है तो इसका मतलब कि बच्चे की पर्सनालिटी के जो दूसरे पहलू हैं, पढ़ाई में वो बच्चा कैसा है वो तो देखना ही है, लेकिन साथ साथ में दूसरी एक्टिविटीज जो हैं, हाँ, मतलब वो कितना अच्छा टीम प्लेयर है ना, दूसरी एक्टिविटीज में उसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसको भी उसमें हम शामिल करते हैं। तो इसलिए वो जो इवैल्यूएशन है वो कॉम्प्रिहेंसिव है, तो वो स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट्स को तो कंसिडर करता है, साथ साथ में को स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट्स को भी कंसिडर करता है। तो ऑप्शन बी कह रहा है कि इट डज नॉट कंसिडर बोथ, जो कि गलत है। इट डज कंसिडर बोथ द एस्पेक्ट्स, दोनों ही एस्पेक्ट्स को CCE कंसिडर करता है। ऑप्शन सी कह रहा है CCE इज अ सिस्टम ऑफ स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही है, स्कूल में बच्चों को इवैल्यूएट करने का एक सिस्टम है ये तो ये बात तो एकदम ठीक है। तो इसका मतलब दोनों A और C ये दोनों सही हैं। डी, बोथ A and C, both A and C are right. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट, ब्लैंक स्पेस affects a child's ability to understand what he hears. Expressive language disorder, receptive language disorder, dyslexia, absenteeism. इनमें से कौन सी चीज बच्चे की सुनकर समझने की क्षमता को प्रभावित करती है? सवाल यह है कि बच्चे की सुनकर समझने की जो एबिलिटी है उसको इनमें से क्या प्रभावित करता है? एब्सेंटीज्म। एब्सेंटीज्म मतलब एब्सेंट रहना, अनुपस्थित रहने की आदत। कुछ बच्चे एब्सेंट रहते हैं ज़्यादा, है ना, तो उनकी वो आदत एब्सेंट रहने की, उसको एब्सेंटीज्म कहते हैं। तो एब्सेंटीज्म से सुनने की क्षमता पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डिसलेक्सिया जो है वो एक रीडिंग रिलेटेड डिसऑर्डर है। डिसलेक्सिया जिन बच्चों को होता है उन्हें पढ़ने में दिक्कत आती है, पढ़कर समझने में दिक्कत आती है, ठीक है। अब बचे दो, ELD और RLD, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर और रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, है ना। तो ये दो डिसऑर्डर हैं। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर में क्या होता है कि बच्चे को अपने आप को एक्सप्रेस करने में तकलीफ होती है, उसके मन में विचार हैं लेकिन वो उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसमें उसको डिफिकल्टी होती है। रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर में क्या होता है कि बच्चा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाता, उसको सुनकर समझने में या भाषा को समझने में दिक्कत आती है, ठीक है ना। तो अगर किसी बच्चे को सुनकर समझने में तकलीफ होती है, उसकी उस एबिलिटी को, मतलब उसकी वो एबिलिटी प्रभावित हो रही है, इसका मतलब उस बच्चे को RLD है। क्या है? रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। ऑप्शन बी, रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, RLD। नेक्स्ट, इसका आंसर बी हो जाएगा। CLT came as a reaction against। CLT जो है उसको एक प्रतिक्रिया की तरह देखा जाता है, किसके खिलाफ, किसके अगेंस्ट? जनरली देखो, अगर हम टीचिंग मेथड्स और अप्रोचेस की बात करें तो अब रीड सेकंड लैंग्वेज के सिलेबस में कोई मेथड्स तो है नहीं, एक अप्रोच है बस CLT नाम की। लेकिन अगर हम मेथड्स की बात करते हैं तो उसमें हमें पढ़ने को मिलता है कि ये वाला मेथड जो है वो इस मेथड के अगेंस्ट में एक रिएक्शन की तरह देखा जाता है। जैसे एक ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है, पुराना मेथड है, तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की वजह से जो दिक्कतें आती थी उन्हें दूर करने के लिए आया डायरेक्ट मेथड।
तो डायरेक्ट मेथड को ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के अगेंस्ट में एक रिएक्शन के तौर पे देखा जाता है। किसको? डायरेक्ट मेथड को ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के अगेंस्ट में रिएक्शन की तरह देखा जाता है। तो ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि यदि हम CLT को एक प्रतिक्रिया के रूप में देखें हैं तो ये किसके अगेंस्ट में एक रिएक्शन है? डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट में? नहीं। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के अगेंस्ट में? बिल्कुल नहीं, ये तो गलत बात हो जाएगी। कुछ अप्रोचेस थी, कुछ मेथड्स थे जो ग्रामर की टीचिंग पर ज्यादा तवज्जो देते थे। कुछ ऐसे मेथड्स, कुछ ऐसे अप्रोचेस जो ग्रामर की टीचिंग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करने पर ज्यादा तवज्जो दिया करते थे। CLT जो है वो ऐसे मेथड्स के अगेंस्ट में एक रिएक्शन है। ठीक है, खास तौर पर ऐसा एक मेथड है जिसका नाम है ALM, ऑडियो लिंगुअल मेथड, ऑडियो लिंगुअलिज्म। तो ऑडियो लिंगुअल मेथड में क्या होता है कि बच्चों को जो है स्ट्रक्चर्स, सेंटेंस के पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स जो हैं वो याद करवाए जाते हैं सेंटेंसेस की मदद से। वोकैबुलरी बच्चा अपने आप कॉन्टेक्स्ट में एक्वायर करता है और टीचर की कोशिश ये रहती है कि बच्चों को स्ट्रक्चर्स की मास्टरी करवा दी जाए ऑडियो लिंगुअल मेथड में। CLT जो है वो इसके पक्ष में नहीं है। CLT में तो हम बच्चों को कम्युनिकेट करना सिखाते हैं। CLT में हमारा एम होता है कि लर्नर के अंदर, बच्चे के अंदर कम्युनिकेट करने की एबिलिटी डेवलप हो कैसे भी करके, है ना। तो CLT इज अ रिएक्शन अगेंस्ट ऑडियो लिंगुअल मेथड। सीधा सीधा सवाल पूछे तो CLT इज अ रिएक्शन अगेंस्ट ऑडियो लिंगुअल मेथड। ग्रामर बेस्ड अप्रोचेस लाइक ऑडियो लिंगुअल मेथड। B is the right answer. ऑप्शन B इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। ये जो टर्म है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, इसको किसने कॉइन किया था? इसको पहली बार किसने यूज किया था? ये पहले भी आ चुका है, बता चुका हूं मैं। डेल हाइम्स का नाम याद रखना है सबको। डेल हाइम्स थे जिन्होंने ये टर्म सबसे पहली बार यूज किया था। किसने? डेल हाइम्स ने। तो द टर्म वाज कॉइन्ड बाय ऑप्शन डी, डेल हाइम्स। हाँ, डेल हाइम्स। D is the right answer. Which of the following is या are component or components of communicative competence? Which of the following is या are a component or components of communicative competence? इनमें से communicative competence के components कौन कौन से होते हैं? component क्या होता है? component का मतलब उसके घटक। कंपोनेंट हिंदी में किसको कहते हैं? उसके घटक, उसके भाग, उसके पार्ट्स। इस तरह का सवाल पहले आ चुका है, ये सवाल पहले आ चुका है एग्जाम में, है ना। 4 कंपोनेंट्स होते हैं कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के। ये मैंने पहले भी टीचिंग ऑफ इंग्लिश वाले सवाल जब हम कर रहे थे तब मैंने बताया था आपको। एक लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, दूसरा सोशो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, तीसरा डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस और चौथा स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस। हाँ, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है पहले बता चुके हैं आपको। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर और उसकी वोकैबुलरी का नॉलेज। आप इंग्लिश का ग्रामर और इंग्लिश की वोकैबुलरी को यूज करना जानते हो, आपके पास इंग्लिश की वोकैबुलरी और ग्रामर का नॉलेज है, दैट मीन्स यू हैव लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। आपके पास लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है। ठीक है। सोशो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि किस सोशल सेटिंग में, समाज में कहाँ, किस के साथ हमें भाषा काम में लेनी है, उसका अगर हमें ज्ञान है, उसकी अगर हमें समझ है, कहाँ कौन से शब्द काम में लेने हैं, किसके साथ बात करते हुए कैसे पेश आना है, ये समझ अगर हमारे अंदर है तो उसको सोशो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस कहते हैं। डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस का मतलब होता है बात करने की एबिलिटी, द एबिलिटी टू टॉक, एबिलिटी टू होल्ड कॉन्वर्सेशन। अगर आप टारगेट लैंग्वेज में बात करने की एबिलिटी रखते हो तो डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस भी आपके पास है। हाँ, स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटजी किसको कहते हैं? स्ट्रेटजी का मतलब होता है रणनीति, प्लान।
योजना कोई आपकी। तो कभी कभी क्या होता है कि बातचीत करते वक्त अगर हमारे कम्युनिकेशन में कोई ब्रेकडाउन आ जाता है, बात करते करते अगर हम अटक जाते हैं, है ना, फंस जाते हैं, आगे अपनी बात को कैसे कंटिन्यू करें ये अगर हमें समझ में नहीं आता और तुरंत हम अपनी बात को संभाल लेते हैं, ब्रेकडाउन को तुरंत रिपेयर कर लेते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास में स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस भी है। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब आप इंग्लिश को एक सेकेंड लैंग्वेज की तरह सीखते हो तो शुरुआत के दिनों में, इनिशियल स्टेजेस में ये प्रॉब्लम अक्सर आती है। बात करने की कोशिश करते हैं इंग्लिश में, लेकिन बीच में कहीं अटक जाते हैं तो वापस हिंदी बोलना शुरू कर देते हैं, है ना। तो ये जो ब्रेकडाउन आया कम्युनिकेशन में, इसको रिपेयर करना आता है। हिंदी में तो आता है, हिंदी में तो हम महसूस ही नहीं होने देते। अगर मान लीजिए कहीं विचार खत्म हो गए, अटक गए, तो तुरंत हिंदी में हम अपनी बात को वापस संभाल लेते हैं। तो इंग्लिश में भी ये एबिलिटी हमारे अंदर है क्या, तो इसको स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस कहते हैं। तो ये चारों ही कॉम्पिटेंस जो हैं ये मिला करके बनाते हैं क्या, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। ये कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के 4 कंपोनेंट्स हैं। दीज आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, ग्रेडेशन क्या होता है? ग्रेडेशन किसको कहते हैं? देखिए, आपके एक प्रिंसिपल, आपके एक टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, उसमें एक प्रिंसिपल आता है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। तो सिलेक्शन और ग्रेडेशन का ये जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि जब भी कोई चीज़ आप पढ़ाते हो, बच्चों के सामने कोई भी मटेरियल, कोई भी लैंग्वेज आइटम लेके जाते हो, है ना, तो रैंडमली कुछ भी उठाकर बच्चों के सामने नहीं रख सकते ना। जो भी चीज़ हमें बच्चों को पढ़ानी है, हम पहले उसे सिलेक्ट करते हैं। हमें अपना मटेरियल, हमें अपने लैंग्वेज आइटम्स को पहले सिलेक्ट करना होता है। जैसे मान लो आपको बच्चों को वोकैबुलरी पढ़ानी है, तो बच्चों की उम्र, उनका पूर्व ज्ञान, उनका प्रीवियस नॉलेज, है ना, वो कौन से कक्षा में पढ़ते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रख करके आप पहले वर्ड्स को सिलेक्ट करोगे कि हाँ, ये वर्ड्स हमें बच्चों को टीच करने हैं। इसको कहते हैं सिलेक्शन। हाँ, चयन करने को कहते हैं सिलेक्शन। फिर जो आपने सामग्री जिसका चयन कर लिया, जो लैंग्वेज आइटम्स आपने सिलेक्ट कर लिए, उनको बच्चों के सामने ले जाने का भी एक क्रम है। आपने अगर मान लीजिए 50 वर्ड्स सिलेक्ट कर लिए, तो 50 वर्ड्स बच्चों के सामने जिस क्रम में रखोगे उसको कहते हैं ग्रेडेशन। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब सबसे पहले नेचुरली हम क्या करेंगे, ऐसी चीज़ें जो छोटी हैं, सरल हैं, वो बच्चों को पहले बताएंगे। उसके बाद में जो डिफ़िकल्टी है उसको बढ़ाते जाएंगे। फिर ज़्यादा बड़े और अनयूजुअल वर्ड्स बाद में बताएंगे, सबसे कठिन शब्द अंत में बताएंगे। इसको ग्रेडेशन बोलते हैं। तो लैंग्वेज आइटम्स को पहले सिलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसे ग्रेड किया जाता है, फिर बच्चों को टीच करते हैं। ठीक है, तो ग्रेडेशन इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर सिलेक्शन। ये बात सही है। सिलेक्शन के बाद आने वाला अगला चरण होता है ग्रेडेशन। पहले सिलेक्ट करना है, फिर ग्रेड करना है। दूसरा, सिलेक्शन, ग्रेडेशन इज अरेंजिंग लैंग्वेज आइटम्स इन द ऑर्डर टू बी टॉट। लैंग्वेज आइटम्स को उस क्रम में अरेंज करना जिस क्रम में आपको उन्हें पढ़ाना है। तो ये भी बात सही है। तो बोथ ए एंड बी आर राइट। ग्रेडेशन का मतलब ए और बी दोनों है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ESL स्टैंड्स फॉर व्हाट? ESL का फुल फॉर्म क्या है? इंग्लिश एज अ सेपरेट लैंग्वेज? नहीं। इंग्लिश एज अ सिंबॉलिक लैंग्वेज? नहीं। इंग्लिश एज अ स्टैट्यूटरी लैंग्वेज? नहीं। ESL का फुल फॉर्म है इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। अंग्रेजी को सेकेंड लैंग्वेज की तरह पढ़ाना, इसको कहते हैं ESL, इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज, ESL। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म्स जो है ना, ये पूछे जाते हैं। ELT का फुल फॉर्म पूछ लेता है। ELT का फुल फॉर्म क्या है? तो ELT का फुल फॉर्म है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग।
ठीक है। एक IPA के फुल फॉर्म को लेकर के स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं। IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, IPA। ये जो फोनेटिक सिंबल्स जो हैं, वॉवल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिए जो फोनेटिक सिंबल्स बने हैं, ये किसका पार्ट हैं? ये IPA का पार्ट है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। अब एक्चुअली एक एसोसिएशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, तो उसको भी IPA बोलते हैं। तो अब वो कुछ गाइड्स में ऐसा दे रखा होगा या स्टूडेंट्स इसको लेके कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन या अल्फाबेट, ठीक है। तो दोनों ही है, एग्जाम में अगर आ जाए तो, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है ना, ऐसा सवाल अव्वल तो नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन हमें फिर वो अल्फाबेट को प्राथमिकता देनी है। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, IPA, ठीक है। एक और IEL, IEL हालांकि ये आपके सिलेबस के दायरे से थोड़ा बाहर नजर आ रहा है मुझे, लेकिन एक दो चीजें लिटरेचर से जुड़ी आपके सिलेबस में हैं, तो इसका मैं बता देता हूं। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, IEL। अंग्रेजी साहित्य, वो जो भारतीय लेखकों के द्वारा लिखा जाए, इंडियन राइटर्स इंग्लिश में जो लिटरेचर लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में लिख के अनुवाद करते हैं वो नहीं, इंग्लिश में जो लिखते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, IEL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अचीवमेंट टेस्ट इवैल्यूएट्स व्हाट? अचीवमेंट टेस्ट क्या इवैल्यूएट करता है? अब ये सवाल देखो इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, इवैल्यूएशन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक होता है अचीवमेंट टेस्ट, एक होता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट। दोनों में अंतर को आप समझिएगा। एक होता है अचीवमेंट टेस्ट, दूसरा होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, LPT, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसको शॉर्ट में LPT कहते हैं। क्या कहते हैं? LPT। दोनों में अंतर क्या होता है? अचीवमेंट टेस्ट तो वो होता है जो आप पढ़ाने के बाद लेते हो। आप स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके, कोर्स कंप्लीट करवा दिया, सिलेबस कंप्लीट करवा दिया, या जितना भी पार्ट आपने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद आप उसका टेस्ट ले रहे हो जो पढ़ाया, उसको अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। 3 महीने आपने बच्चों को पढ़ाया, 6 महीने आपने बच्चों को पढ़ाया, 6 महीने में जितना सिलेबस आपने कवर किया, ठीक है ना, जितना आपने पढ़ाया बच्चों को, उसमें से आप टेस्ट लेते हो ये जानने के लिए कि बच्चों को उसमें से कितना याद है। हाँ, तो दैट इज अचीवमेंट टेस्ट, वो होता है अचीवमेंट टेस्ट जो केवल पढ़ाने के बाद लिया जा सकता है। LPT ऑन दी अदर हैंड, LPT एक अलग चीज है। LPT में क्या होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या होता है कि कभी भी ले सकते हैं, जो पढ़ाया उसके साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये बच्चों की ओवरऑल एबिलिटी जो है ना, जैसे आप अंग्रेजी भाषा को यूज करना कितना जानते हो, आपको साल भर में क्या पढ़ाया उससे कोई लेना देना नहीं। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करने की जो ओवरऑल एबिलिटी है, ओवरऑल एबिलिटी, उसको अगर टेस्ट किया जाए तो उसको कहेंगे LPT, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, LPT। ठीक है, तो LPT कभी भी ले सकते हैं। इसके लिए यह देखना जरूरी नहीं है कि 6 महीने में या साल भर में हम कितना पढ़ा चुके हैं, इसका उससे कोई लेना देना नहीं। ये लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी का टेस्ट है, ठीक है। और अचीवमेंट टेस्ट जो है वो बाद में लिया जाता है। तो अब सवाल क्या कह रहा है, अचीवमेंट टेस्ट क्या इवेल्युएट करता है? हाउ मच स्टूडेंट्स हैव लर्नड अबाउट द टॉपिक एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड के एंड में स्टूडेंट्स ने टॉपिक के बारे में कितना सीखा है, इसको इवेल्युएट करता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी, इट इवेल्युएट्स स्टूडेंट्स ओवरऑल स्किल इन अ लैंग्वेज एंड इज नॉट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर कोर्स और पीरियड। अचीवमेंट टेस्ट स्टूडेंट की ओवरऑल स्किल को इवेल्युएट करता है और इसका किसी खास अवधि से कोई लेना देना नहीं। ये बात गलत है। ये बात लागू होती है LPT के ऊपर। किसके ऊपर? लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के ऊपर। LPT में ऐसा होता है।
ये परिभाषा एलपीटी की है। एलपीटी इवैल्यूएट्स स्टूडेंट्स ओवरऑल स्किल इन अ लैंग्वेज एंड इज नॉट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर कोर्स। ऑप्शन सी, अचीवमेंट टेस्ट इवैल्यूएट्स द टीचर्स एबिलिटी टू टीच। टीचर की पढ़ाने की एबिलिटी को टेस्ट करता है क्या? गलत बात है। अचीवमेंट टेस्ट टीचर के पढ़ाने की योग्यता को नहीं परखता, ये केवल ये टेस्ट करता है कि स्टूडेंट्स ने पीरियड के एंड में किस हद तक कितना सीखा। तो ए इसका राइट आंसर है। 16th का राइट आंसर है ए। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a figure of speech that attributes human characteristics to non-human things. A figure of speech that attributes human characteristics to non-human things. एक ऐसा अलंकार जो निर्जीव को सजीव बनाए। अगर निर्जीव वस्तुओं को हम ऐसे गुण प्रदान करें जो इंसानों में होते हैं, मानवीय गुण प्रदान करें, किनको? निर्जीव चीजों को, तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिंदी में तो इसको मानवीकरण करना कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। ऑप्शन बी। ये मेटाफर नहीं है, ये एसोनेंस नहीं है, ये अलिट्रेशन भी नहीं है, ये तो पर्सोनिफिकेशन है। 17th का बी, पर्सोनिफिकेशन। Personification. Which of these statements is not true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? नॉट ट्रू। सवाल को गौर से पढ़ना। ट्रू या नॉट ट्रू क्या पूछ रहा है? कभी कभी नॉट पढ़ते नहीं, हम ये पढ़ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और कंफ्यूज होते रहते हैं। तो ये सवाल पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट true. A simile is a figure of speech that directly compares two things. Simile एक ऐसा अलंकार है जो सीधे तौर पर डायरेक्टली दो चीजों को कंपेयर करता है। डायरेक्टली सही है ये बात। तो similes are used to make description more vivid. Similes का प्रयोग descriptions को और ज्यादा स्पष्ट बनाने के लिए किया जाता है। Vivid means clear. Vivid means स्पष्ट, क्लियर। अगर आप सिमिली यूज करके दो चीजों की तुलना करेंगे तो पढ़ने वाले के माइंड में एक विविड इमेज बनेगी। वो आपकी बात बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ जाएगा कि हाँ भाई आप इसकी तुलना उससे कर रहे हो। इट विल क्रिएट अ विविड इमेज इन द माइंड ऑफ द रीडर। तो सिमिली की मदद से डिस्क्रिप्शन को विविड बनाया जाता है। सही है। अ सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इनडायरेक्टली कंपेयर्स टू थिंग्स। इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली। देखो लाइक और यूज करके कंपेयर कर रहे हो ना, तो डायरेक्ट कंपैरिजन है। अगर आप लाइक और एज की मदद से दो चीजों की तुलना कर रहे हो तो इसका मतलब सीधे तौर पर आप पढ़ने वाले को बता रहे हो कि हम तुलना कर रहे हैं। डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हो, दैट मीन्स आप दिखा रहे हो पढ़ने वाले को कि वी आर कंपेयरिंग। तो ए होगा इसका आंसर। सॉरी, ये पूछ रहा है नॉट ट्रू। ठीक है, तो a simile is used to compare two fundamentally different things. दो भिन्न प्रकार की चीजों को सिमिली कंपेयर करता है। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली जो कंपेयर करता है उसको मेटाफर कहते हैं। दो चीजों के बीच में इनडायरेक्ट कंपैरिजन जो है, जिसमें लाइक और एस का हम प्रयोग नहीं करते, वो मेटाफर है। सिमिली इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर है सी। स्टेटमेंट सी इज नॉट ट्रू। सवाल यह था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सिमिली के बारे में सही नहीं है, तो पॉइंट सी, ऑप्शन सी जो है वो सही नहीं है। सी इसका राइट आंसर है ना। तो बिल्कुल आप देखेंगे ये जो सवाल हैं ये फंडामेंटली आपका नॉलेज तो टेस्ट करेंगे, लेकिन साथ साथ में आपका कॉम्प्रिहेंशन भी टेस्ट करेंगे। मतलब कि आपको पढ़कर वो लाइन जो कह रही है वो अच्छे से समझ में आया तो यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। आप उन क्वेश्चंस का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, पर्सोनिफिकेशन इज ऑल्सो नोन एज। पर्सोनिफिकेशन को, मानवीकरण को इनमें से और किस नाम से जाना जाता है? प्रोसोपोपिया, ओनोमेटोपिया, इम्प्लाइड कंपैरिजन या पेरिपेटाया?
देखो इंप्लाइड कंपैरिजन तो मेटाफर का दूसरा नाम है। किसका? मेटाफर जो होता है ना, रूपक अलंकार, उसको इंप्लाइड कंपैरिजन भी कहते हैं, क्योंकि उसमें लाइक और एस का यूज तो होता नहीं, तो पढ़ने वाला समझ जाता है कि हाँ भाई आपने कहा ए इज बी, है ना, आपने कहा x इज y, तो इसका मतलब आपने दो चीजों की तुलना करी है, लेकिन तुलना वाले शब्द काम में आपने नहीं लिए, तो इसलिए मेटाफर इज एन इंप्लाइड कंपैरिजन। मेटाफर कैसा कंपैरिजन है? इंप्लाइड। हाँ, पेरिपेटाया तो एक टर्निंग पॉइंट होता है, ड्रामा डिवाइस है, फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। ड्रामा में, कहानी में एक नया मोड़ आता है। प्ले में जो स्टोरी होती है ना, स्टोरी में एक मोड़ आता है जहां जो हीरो है, जो प्रोटैगनिस्ट है, उसका भाग्य बदल जाता है, उसका साथ नहीं। अब तक उसकी किस्मत उसका साथ दे रही थी, लेकिन अब हीरो की किस्मत पलट गई, अब उसकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है जितनी पहले थी। तो वो जो मोड़ है, वो जो टर्निंग पॉइंट है, उसको पेरिपेटाया कहते हैं। तो पेरिपेटाया इज नॉट अ फिगर ऑफ स्पीच, पेरिपेटाया इज अ ड्रामा डिवाइस। ये एक ड्रामा डिवाइस है, इसका मतलब है टर्निंग पॉइंट। ठीक है। ऑनोमेटोपिया एक अलंकार है, लेकिन हमारे सिलेबस के दायरे से बाहर है। ऑनोमेटोपिया एक फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें क्या होता है कि ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं जो साउंड्स को इमिटेट करते हैं, जैसे कि बजिंग ऑफ बीज, मक्खियों का भिनभिनाना, जैसे कि हिसिंग ऑफ स्नेक्स, मतलब वो जानवर, वो प्राणी जिस तरह की आवाज प्रोड्यूस करता है, उस आवाज को आपने एक शब्द देकर बताया, तो उसको ऑनोमेटोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑनोमेटोपिया। तो ऑनोमेटोपिया बेशक एक फिगर ऑफ स्पीच है, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है। और पर्सोनिफिकेशन का दूसरा नाम ऑनोमेटोपिया नहीं है, पर्सोनिफिकेशन का दूसरा नाम है प्रोसोपोपिया, ऑप्शन ए। पर्सोनिफिकेशन को प्रोसोपोपिया भी कहा जाता है। याद रखिएगा, सवाल आ सकता है बिल्कुल कि पर्सोनिफिकेशन को और किस नाम से जानते हैं? प्रोसोपोपिया। स्पेलिंग भी याद रखना और वर्ड भी याद रखना। नेक्स्ट, अब ये पूछ रहा है, द फोन क्राइड आउट अगेन एंड ही लिफ्टेड द रिसीवर। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। एक लाइन दे रखी है, और ये लाइन कौन से अलंकार का एग्जाम्पल है, ये पूछा आपसे। द फोन क्राइड आउट अगेन एंड ही लिफ्टेड द रिसीवर। नाउ ह्यूमन बींग्स क्राई आउट, इंसान क्राई करते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं। निर्जीव वस्तुएं क्राई नहीं करती। अ फोन इज अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, फोन इज अ नॉन लिविंग थिंग, अ फोन कैन नॉट क्राई आउट, बट यू आर सेइंग द फोन क्राइड आउट। हाँ, फोन जो है, फोन बार बार बजता है ना, तो कभी कभी फोन की आवाज हमें परेशान करती है। जैसे कोई इंसान चिल्लाए, हम कैसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो फोन के बार बार बजने से भी कभी कभी हमें फ्रस्ट्रेशन होता है ना। तो जिस इंसान को फ्रस्ट्रेशन हुआ, उसने ऐसा कहा कि फोन एक बार फिर से फोन ने क्राई किया, और फिर जाकर के उसने रिसीवर को उठाया। तो यहाँ फोन को एक इंसान की तरह, एक मानव की तरह क्राई करता हुआ बताया गया है। ह्यूमन बींग्स क्राई, नॉन लिविंग थिंग्स डोंट क्राई। तो ये फोन का पर्सोनिफिकेशन है। किसका पर्सोनिफिकेशन है? फोन का। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। द फोन क्राइड आउट अगेन and he lifted the receiver. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये फिर से एक पोयम का एक्सट्रैक्ट है, पढ़ते हैं इसको। पोयम के एक्सट्रैक्ट्स को देखकर देखो, घबराना नहीं है। जिन स्टूडेंट्स को, उनको मैं वापस, मतलब उनके लिए कह रहा हूँ, ये बात पहले भी कही है मैंने, कि जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश में थोड़ी ज़्यादा समस्या लगती है ना, कि हमें इंग्लिश में प्रॉब्लम ज़्यादा है, लिटरेचर तो कभी नहीं पढ़ा था हमने, और वो पोएम वाला सवाल आता है तो देखते ही एक बार जो है ना, वो बिल्कुल ब्लैंक, जैसे स्क्रीन आ जाती है ना आगे, वैसा फील करते हैं, जैसे ब्लैकआउट हो गया पूरा, है ना। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। भले ही वो पोएम, वो एक्सट्रैक्ट आपको पूरी तरह से समझ में नहीं भी आएगा, आपने वो पोएम नहीं भी पढ़ रखी होगी, इस बात की पूरी प्रोबेबिलिटी है। देखो, अनसीन पोएम आएगी, ऐसी कविता, ऐसा एक्सट्रैक्ट जो हमने पहले नहीं पढ़ी होगी, है ना। इत्तेफाक से पढ़ रखी है तो एक अलग बात है, इत्तेफाक से वही आ गया जो आपको बताया गया था क्लास में, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की ज़्यादा है कि जो एक्सट्रैक्ट आएगा, जो पोएम आएगी, वो हमने पहले नहीं देख रखी होगी, है ना। तो वो पूरी तरह से, पूरी एक एक वर्ड, एक एक लाइन हमें समझ में आ जाए, ये ज़रूरी नहीं है। आप उसको पढ़कर समझने की कोशिश करो, और पीछे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर राइम स्कीम का सवाल है, तो राइम स्कीम बताने के लिए पोएम की लाइन को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से सिमिली का क्वेश्चन है,
तो सिमिली को आइडेंटिफाई करने के लिए लाइक और एज की मदद से बता देते हो कि ये सिमिली है। अलिट्रेशन है, अनुप्रास अलंकार, उसके लिए भी लाइन का मतलब पढ़कर समझने की जरूरत नहीं है, पढ़ के बता देते हैं कि इसमें अलिट्रेशन है। तो एक मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन, ये दो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच हैं जो थोड़ा हमसे मेहनत करवाते हैं, उसके लिए लाइन को पढ़कर समझने की जरूरत होती है। कौन से? एक मेटाफर और एक पर्सोनिफिकेशन। बाकी के जो तीन है वो तो आसान है, एसोनेंस, अलिट्रेशन और सिमिली। तो इसलिए बिल्कुल भी इसको लेकर के और कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो। तो पढ़ो इसको। Oh, is it not sweet to hear the breeze singing? Breeze singing। अब देखो ऐसी चीजें एकदम से क्लिक करनी चाहिए। ब्रीज सिंगिंग, ब्रीज क्या होती है? ठंडी हवा। हाँ, ब्रीज गाती है क्या? इंसान गा सकते हैं, बट ब्रीज कैन नॉट सिंग। तो एक तरह से आप हवा को गाता हुआ बता रहे हो, तो पहली ही लाइन में पर्सोनिफिकेशन है, देखो, ठीक है ना। क्या हवा को गाता हुआ सुनना जो है वो अच्छा नहीं लगता? इज इट नॉट स्वीट टू हियर द ब्रीज सिंगिंग? As lightly it comes over the deep rolling sea, but sweeter and dearer by far when it is bringing the bark of my true love in safety to me। है ना, ये एक्सट्रैक्ट है इतना। अब सवाल पूछ रहा है कि what has been personified in the above lines? ऊपर दी गई पंक्तियों में किसको पर्सोनिफाई किया गया है? क्या पर्सोनिफाई किया है? सेफ्टी को, बार्क को, सी को या ब्रीज को? तो पहली लाइन में ब्रीज को पर्सोनिफाई किया गया है, ऑप्शन ए। बिल्कुल इस तरह का सवाल आया तो कोई मुश्किल आएगी क्या आपको? नहीं आएगी, है ना। तो ब्रीज हैज बीन पर्सोनिफाइड, ब्रीज को पर्सोनिफाई किया गया है। नेक्स्ट, blank space refers to the repetition of internal vowel sounds in words that are in proximity to each other। प्रॉक्सिमिटी किसे कहते हैं? प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है क्लोजनेस, निकटता, नजदीकी। ऐसे शब्द जो पास पास में हैं, किसी लाइन में, किसी पोएम की लाइन में कहीं भी ऐसे शब्द हैं जो पास पास में लिखे हैं, ठीक है, और उनके अंदर जो इंटरनल वॉवल है वो रिपीट हो रहा है। क्या लिखा है? रिपीटेशन ऑफ इंटरनल वॉवल साउंड्स। इंटरनल वॉवल साउंड्स का मतलब बीच में जो स्वर आता है ना, वो मिडल साउंड, तो उसके रिपीटेशन को क्या कहते हैं? उसके रिपीटेशन को एसोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एसोनेंस, ऑप्शन बी। अलिट्रेशन में भी रिपीटेशन होता है, एसोनेंस में भी रिपीटेशन होता है। अलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार। अलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ the same vowel sound at the beginning of successive words। सक्सेसिव मीन्स जो पास पास में रखे हैं, ऐसे शब्द जो पास पास में हैं, उनमें अगर पहला कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, सॉरी वॉवल साउंड लिखा मैंने, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन है, वॉवल का नहीं। अलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव वर्ड्स। तो वही कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे बी बी, ब का साउंड, क का साउंड, है ना, म का साउंड अगर स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है तो दैट इज अलिट्रेशन। अलिट्रेशन अकर्स एट द बिगिनिंग। अलिट्रेशन में कौन सा साउंड देखा जाता है? शुरुआत वाला। एसोनेंस में क्या होता है कि शब्द के बीच में, वर्ड के बीच में जो वॉवल साउंड है वो रिपीट होता है, वॉवल साउंड रिपीट होता है। एसोनेंस में वॉवल साउंड रिपीट होता है, अलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है। तो दोनों अलग अलग तरह के रिपीटेशन है। Assonance is the repetition of similar vowel sounds। ठीक है, अंतर यह है कि एसोनेंस जो है वो बीच में होता है, मिडल में अकर होता है, और अलिट्रेशन बिगिनिंग में, तो उसको इंटरनल वॉवल साउंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है।
Assonance refers to the repetition of internal vowel sounds in words that are in proximity to each other. Next है wild nights. Wild nights. Were I with thee, wild nights should be our luxury. Now the above lines are an example of which figure of speech? ऊपर दी गई पंक्तियां किस अलंकार का उदाहरण हैं? Wild nights, were I with thee. अब आप देखिए wild, were with, wild. सेम वही वो वाला कॉन्सोनेंट साउंड कितनी बार रिपीट हुआ है? वही कॉन्सोनेंट साउंड अगर वर्ड्स की बिगिनिंग में रिपीट होता है तो उसको अलिट्रेशन कहते हैं. क्या कहते हैं उसको? अलिट्रेशन. तो ये अलिट्रेशन का एग्जाम्पल है. पर्सोनिफिकेशन इसमें दिखाई नहीं दे रहा. ठीक है, सिमिली इसमें कहीं लाइक और एस का यूज नजर नहीं आ रहा. तो ये एग्जाम्पल सिर्फ किसका है? अलिट्रेशन का. ऑप्शन ए, अलिट्रेशन इज द राइट आंसर. बिकॉज, आगे फिर एक एक्सट्रैक्ट है पोएम का. बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ही काइंडली स्टॉप फॉर मी. द कैरेज हेल्ड बट जस्ट आवरसेल्व्स एंड इमॉर्टैलिटी. बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ही काइंडली स्टॉप फॉर मी. ये किसका एग्जाम्पल है? पोएट का कहना है क्योंकि हम डेथ के लिए नहीं रुक सकते थे इसलिए डेथ हमारे लिए रुक गई. डेथ, मृत्यु है ना, इज एन इनएनिमेट आइडिया. मृत्यु को एक आइडिया की तरह देखते हैं हम. ठीक है, वो इनएनिमेट है, निर्जीव है, सजीव नहीं है. ठीक है, तो आप कह रहे हो कि इंसान के लिए इंसान मौत के लिए नहीं रुक सका तो मौत इंसान के लिए रुक गई, है ना. तो ये जो है ना, ये ही और शी जैसे प्रोनाउंस, ही शी जैसे प्रोनाउंस या हिम हर जैसे प्रोनाउंस को अगर आप किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हो तो वो उसका पर्सोनिफिकेशन हो जाता है. अब ये ही का यूज किसके लिए किया है? डेथ के लिए. बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ही काइंडली स्टॉप फॉर मी. एमिली डिकिंसन की पोएम है ये. बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ही काइंडली स्टॉप फॉर मी. ही कौन? डेथ, है ना. ही इज अ पर्सनल प्रोनाउन. ही एक पर्सनल प्रोनाउन है, उसको डेथ के लिए यूज किया. दैट मीन्स ये डेथ का पर्सोनिफिकेशन है. क्या है ये? डेथ का पर्सोनिफिकेशन. ऑप्शन बी. बी इज द राइट आंसर. और फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है. होप इज द थिंग विथ feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. होप इज द थिंग विथ feathers. होप मतलब आशा, उम्मीद. हाँ, होप क्या है? होप इज द थिंग विथ feathers. थिंग विथ feathers किसको कहते हैं? feathers माने पंख. पर पंख किसके होते हैं? पक्षियों के. तो थिंग विथ feathers का मतलब कोई पक्षी, अ बर्ड. अब सवाल क्या पूछ रहा है? फर्स्ट लाइन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? द फर्स्ट लाइन इन द अबव स्टेंजा कंटेन्स विच फिगर ऑफ स्पीच? तो बाकी की लाइंस को तो देखना ही नहीं, पहली पंक्ति में जो फिगर ऑफ स्पीच है दिमाग उतना ही लगाना जितना सवाल पूछ रहा है आपसे. ठीक है, क्योंकि ज्यादा कंफ्यूज, ये चीज कंफ्यूज करेगी फिर ज्यादा. तो इसलिए क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसको पूरा करने की कोशिश करो. होप की तुलना किसी पक्षी से की गई है. कहा गया है कि आशा, उम्मीद जो है इंसान के जीवन में होनी चाहिए क्योंकि वो एक पक्षी के समान होती है. उम्मीद किसके समान होती है? किसी पक्षी के समान. होप इज द थिंग विथ feathers that perches in the soul. perches मतलब निवास करती है, रहती है. हाँ, जो इंसान की आत्मा में निवास करती है. ठीक है, तो बिल्कुल इसको क्लियर कट हमें आंसर मिल गया. मेटाफर है ये. तो अगर आप लाइक और एस का यूज किए बिना दो चीजों को कंपेयर करते हो, देखो फर्स्ट लाइन में लाइक थोड़ी ना है. ये थोड़ी ना कहा हमने कि होप इज लाइक अ बर्ड. अगर हमने कहा होता कि होप इज लाइक अ बर्ड, होप किसी पक्षी के समान है, तब हम उसको सिमिली कहते. यहां पर हम सीधा कह रहे हैं कि होप इज द थिंग विथ feathers. द थिंग विथ feathers मीन्स अ बर्ड. होप इज अ बर्ड. नाउ यू हैव कंपेयर्ड होप टू अ बर्ड. तो ये मेटाफर है. क्या है? मेटाफर, रूपक अलंकार. ऑप्शन बी. ठीक है ना. तो इस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो पोएम के एक्सट्रैक्ट पर बेस्ड पूछे जाएंगे. ठीक है, देखिएगा इन क्वेश्चंस को दोबारा अच्छे से. कल फिर सेम टाइम पर मिलते हैं. थैंक यू.